Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to see all the remaining concepts of previous video. So let's begin the class. In last video we have studied part third post-war development era that that is 1913 to 1960. Okay, so in that video we have studied Harold Domer model. Okay, Paul Royston Rodin, Regne Knox, and W. Arthur Lewis. Okay, now we are going to see Simon Notes inverted U curve. Simon Notes inverted U curve comes in 1955. इस इनका कोर आइडिया क्या था? इनइक्वालिटी फर्स्ट राइजेस देन फॉल्स एज ए कंट्री डेवलप. इट इज अ नेचुरल फेस, नॉट ए पॉलिसी फेलियर. ओके, सो जो साइमन नोट्स कर्व है वो बोलता है कि इनइक्वालिटी पहले बढ़ती है, फिर जैसे डेवलप्ड होती है कंट्री वैसी वो घट के या जैसे इनइक्वालिटी जो है पहले बढ़ती है, पीक पे जाती है, फिर जैसी कंट्री डेवलप्ड होती है वो कहाँ आ जाती है, गिर जाती है. ठीक है, फॉल हो जाती है. तो इसीलिए इसका ये जो शेप बनता है वो बनता है इन्वर्टेड यू शेप. ठीक है, इसे ही हम कहते हैं नूट्स कर्व. ये जो आपका नूट्स कर्व है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम इनकम पर कैपिटा. ठीक है, हॉरिजॉन्टली हम जो एक्स एक्सिस पे है इनकम पर कैपिटा लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम लेते हैं क्या? इनइक्वालिटी. ओके, तो ये ऐसा दिखता है हमारा नोट्स कर्व. इसे कहते हैं नोट्स कर्व. बेसिक आइडिया क्या था नोट्स कर्व का? तो बेसिक आइडिया नोट्स कर्व का ये था कि जब कोई देश डेवलप्ड होना शुरू करता है तो शुरू में इनइक्वालिटी बढ़ती है, लेकिन कुछ समय बाद घटने लगती है. इसलिए ग्राफ जो है वो इन्वर्टेड यू शेप जैसा दिखता है. ठीक है, अगर हम इसको स्टेप वाइज थोड़ा समझने की कोशिश करें तो पहला ये है कि पुअर इकोनॉमी, पहले स्टेज पे जो होती है वो इकोनॉमी जो है पुअर होती है, सभी लोग लगभग गरीब ही होते हैं, इनकम डिफरेंस जो होता है वो कम होता है, इनइक्वालिटी जो है पहले स्टेज पे कमी होती है. ठीक है, व्हेन कंट्री इज वेरी पुअर, इनइक्वालिटी इज लो, एवरीवन इज इक्वली पुअर. ओके, देन सेकेंड स्टेज पे हम पहुंचे तो डेवलपमेंट शुरू होता है, मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है, कुछ लोग शहरों में जाकर इंडस्ट्रीज में काम करने लगते हैं, उनकी इनकम भी जो है तेजी से बढ़ती है, और बाकी जो लोग गांव में पीछे रह जाते हैं उनकी वजह से क्या होता है? इनइक्वालिटी बढ़ती है और पीक पॉइंट पे अपने पहुंच जाती है. ठीक है, ओके, फिर हम इसमें तीसरा स्टेज आ जाता है एडवांस स्टेज, जब जब डेवलप्ड इकोनॉमी होती है. ठीक है, जब एजुकेशन, पॉलिसी, जॉब सबके लिए अवेलेबल होते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स और वेलफेयर पे काम करती है, तब इनइक्वालिटी जो होती है वो कम होने लगती है. ठीक है, इसे ही इसे इसी को जो है नोट्स कर्व जो है दर्शाता है. ठीक है, अगर एग्जांपल ले ले रियल लाइफ का, तो इंडिया, चाइना जैसे देश जब डेवलप्ड होने लगे तो इनइक्वालिटी बढ़ी. ठीक है, और डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएसए, यूरोप है, अब इनइक्वालिटी यहाँ पे रिलेटिवली स्टेबल है, कम है. ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं अच्छा, अल्बर्ट हिस्मैन की अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी से पहले रॉस्टो का स्टेज ऑफ ग्रोथ देख लेते हैं, जो कि 1960 में आया था. इनका बेसिक आइडिया क्या था कि एवरी कंट्री पासेस थ्रू 5 यूनिवर्सल स्टेजेस. पहला ट्रेडिशनल, दूसरा टेक ऑफ. अभी इसमें 5 स्टेज है, मैं वो बताती हूँ. पहले देखो, पहला जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी है. ठीक है, पहला ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये हमने देख लिया. दूसरा जो है प्री कंडीशन बनती है टेक ऑफ की, ये तो 3 में बांट दिया, ये ट्रेडिशनल सोसाइटी, टेक ऑफ और मास कंजप्शन. इसके बीच जो है ये तीसरा स्टेज है. टेक ऑफ से पहले भी क्या बनती है? प्री कंडीशन, उसे हम कहते हैं दूसरा स्टेज. ठीक है, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ. ठीक है, ओके, फिर जो तीसरा स्टेज है वो टेक ऑफ है, एंड चौथा स्टेज जो होता है वो ड्राइव टू मेच्योरिटी, ड्राइव टू मेच्योरिटी, ड्राइव टू मेच्योरिटी. एंड द लास्ट वन इज हाई मास कंजप्शन, पांचवा स्टेज. इसे रोस्टो स्टेज ऑफ ग्रोथ में कितने स्टेजेस होते हैं? 5 यूनिवर्सल स्टेज होते हैं. कौन कौन से? पहला जो होता है ट्रेडिशनल. ठीक है, ट्रेडिशनल. दूसरा क्या है? प्री कंडीशन टू टेक ऑफ. ठीक है, precondition to take off. Third is take off, and fourth is drive to maturity, and the fourth and the fifth one is high mass consumption. अब हम वन बाय वन इन पांचों स्टेज को देखते हैं कि इनमें होता क्या है. तो अगर हम बात करें जो बेसिक आइडिया की, रॉस्टो ने बताया कि हर देश में 5 स्टेज हैं.
हर देश जो है मतलब उन्होंने राष्ट्रों ने ये बताया कि हर एक देश जो है 5 स्टेज से गुजर के डेवलप्ड होता है, ठीक है। तो अगर सिंपली देखा जाए तो ये कहना चाहते हैं कि हर इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रेडिशनल से डेवलप बनती है, ठीक है। तो अगर राष्ट्रों की 5 स्टेजेस में हम डिस्कशन करें तो पहला ये है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी, वो उसमें क्या होता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी मीन्स इसमें एग्रीकल्चर डोमिनेट था, टेक्नोलॉजी कम थी, प्रोडक्टिविटी लो था, ठीक है। अगर एग्जाम्पल हम ले तो पुराने समय का रूरल इंडिया, ठीक, ये हो सकता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में। फिर आता है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, मतलब उड़ान भरने से पहले की तैयारी। तो इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है, रोड, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इंडस्ट्रीज की शुरुआत होती है और इकोनॉमी जो है वो चेंज होने लगती है, ठीक है। अब फिर तीसरा स्टेज आता है टेक ऑफ। टेक ऑफ मीन्स उड़ान का चरण, मतलब एक तरह से कह सकते हो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, इन्वेस्टमेंट हाई होता है और जीडीपी जो होती है डबल डिजिट में पहुंच जाती है, 10% प्लस अप्रॉक्स हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भी था कि जो टेक ऑफ स्टेज में है जीडीपी जो है वो इन्वेस्टमेंट हाई होती है, जीडीपी जो है 10% के करीब पहुंच जाती है, ठीक है। इकोनॉमी जो है तेजी से ग्रो करती है एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है टेक ऑफ, ठीक है। ड्राइव टू मेच्योरिटी, इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड हो जाती है और मल्टीपल सेक्टर ग्रो करते हैं, ठीक है। स्टेबल ग्रोथ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। इसमें क्या होता है कि हाई इनकम लेवल होता है, लोग लग्जरी गुड खरीदते हैं, सर्विस सेक्टर डोमिनेट होता है, एग्जाम्पल जैसे कि यूएस एंड डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। ये हो गया हमारा रॉस्टो का 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा बचा था, जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट साइमन नोट्स हो गया, जॉस्टो हो गया, क्या बचा था, लुइस की मॉडल भी हो गई। हाँ, हिस्मैन का अनबैलेंस ग्रोथ बचा है, ठीक है। सॉरी, हिस्मैन का अनबैलेंस ग्रोथ देखते हैं, नीचे है, ठीक है। ओके, हाँ, मैंने इसको क्रोनोलॉजी वाइज सेट किया था। तो साइमन नोट्स 1955 में है, उसके बाद 1958 में अल्बर्ट हिस्मैन का अनबैलेंस ग्रोथ आता है, ठीक है। उसके बाद रॉस्टो स्टेज आता है 1960 में, ठीक है। तो अल्बर्ट हिस्मैन का अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो 1958 में आता है, उसका कोर आइडिया ये था कि पुअर कंट्रीज कांट इन्वेस्ट एवरीवेयर, ठीक है। पुअर कंट्री जो है हर जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, सो इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री विथ स्ट्रॉन्ग लीकेजेस दैट ऑटोमेटिकली पुल अदर्स अलोंग, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि हिस्मैन अनबैलेंस जो थे, हिस्मैन जो अल्बर्ट हिस्मैन थे, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या सब सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। तो उनका आंसर आता है नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है मींस सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो कहते हैं। एग्जांपल, स्टील इंडस्ट्री लगाओ, वो स्टील इंडस्ट्री लगाने से क्या होगा कि वो माइनिंग को पुल करेगा, कंस्ट्रक्शन को पुश करेगी, ठीक है। तो एक चेन रिएक्शन बनेगा। तो उनका फाइनल आइडिया यही था कि स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस डेवलपमेंट को, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है वो डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है, ठीक है। ये था अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी बाय अल्बर्ट हिस्मैन, ठीक है। मेन याद रखना है कि पुअर कंट्री सब जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे कि स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनेगा, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं हम अपने फेज 4 पे, जो कि है पॉवर्टी ट्रैप थ्योरीज, ठीक है। पॉवर्टी ट्रैप थ्योरीज में हम देखेंगे 1950 टू 1960। पॉवर्टी ट्रैप थ्योरी 1950 से 1960, इसमें थीम क्या था, इसमें जितनी भी थ्योरीज इस फेज 4 में आई थी उनका थीम क्या था कि व्हाई डू सम स्मॉल एफर्ट टू डेवलप फेल, why do small efforts to develop fail, these economists explain the exact mechanism that keeps poor countries trapped। मतलब क्यों भाई, मतलब ये चाहते भी हैं स्मॉल कंट्री डेवलप्ड होना फिर भी फेल हो जा रहे हैं, और क्या कारण है कि ये पुअर कंट्री एक ट्रैप में ही रहते हैं, ऐसा क्या मैकेनिज्म ये फॉलो करते हैं, ठीक है। द ट्रैप इज नॉट एक्सीडेंटल, इट हैज ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें जो अब हमारा पहला थ्योरी आएगा, क्या आएगा, हार्वे लिविंगस्टन की क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, ठीक है। तो ये देखते हैं इनका कोर आइडिया क्या था कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो है गेट्स swallowed by population growth, you must cross a minimum threshold to economic snap back to poverty, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो मतलब था लिविंगस्टन का कि स्मॉल एफर्ट काम नहीं करता है,
ठीक है। इनका हार्वे लेविस्टन कहते हैं कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी में कहते हैं कि स्मॉल एफर्ट काम नहीं करता है। उनका लॉजिक ये था कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगाओगे तो पॉपुलेशन ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉपुलेशन ऑब्जर्व कर लेती है और ग्रोथ जो है सस्टेन नहीं होता है। इसलिए क्या जरूरत है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की, मतलब थ्रेशोल्ड क्रॉस करो तभी ग्रोथ पॉसिबल होगा, ठीक। तो याद रखना है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी में कि थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए कहा जा रहा है, तभी हम जो है वो पॉवर्टी से पीछे, पॉवर्टी को हटा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम नीडेड, मिनिमम से याद रखना है मिनिमम थ्रेशोल्ड हमें क्रॉस करना है, इसको क्रॉस करना है, ठीक है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉपुलेशन खुद ऑब्जर्व कर लेगी, यही कोर आइडिया था लिविंगस्टन का। अब हम देखते हैं मडाल का सर्कुलर कॉजेशन, ठीक है। लिविंगस्टन का जो थ्योरी है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट 1957 में आया है और गुरनाल मेडाल का सर्कुलर कॉजेशन भी 1957 में आया है। तो गुरनाल मेडाल का सर्कुलर कॉजेशन 1957 में ये क्या कहता है कि द मार्केट डज नॉट इक्वलाइज रीजन्स, इट मेक्स रिच रीजन रिचर बाय पुलिंग रिसोर्स अवे फ्रॉम पुअर वंस। क्या कहते हैं कि मेडाल जो है वो एक प्रॉब्लम फाइंड करते हैं कि इनइक्वालिटी खुद से कैसे बढ़ती है भाई। तो उनको पता चला कि रिच रीजन जो होते हैं ना वो रिसोर्स अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुअर रीजन से कैपिटल एंड लेबर चला जाता है रिच रीजन में, वो क्या करता है, रिच को और रिच बनाता है और पुअर को और पुअर बनाता है, ठीक है। ये गुरनाल मेडाल ही बैकवास इफेक्ट बताते हैं जिसमें इनइक्वालिटी जो है सेल्फ री इन्फोर्सिंग होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा गुरनाल मेडाल की थ्योरी। अब हम बात करते हैं रिचर्ड नेल्सन की लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, ठीक है। रिचर्ड नेल्सन ने लो इक्विलिब्रियम ट्रैप जो है 1956 में दी है। इनका कोर आइडिया था कि एनी इनकम गेन इज इमीडिएटली कैंसल्ड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ, द इकोनॉमी हैज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम एट पॉवर्टी। बेसिकली इनका मतलब ये था कि इकोनॉमी पॉवर्टी में क्यों स्टक रहती है, मतलब वो प्रॉब्लम देखते हैं कि इकोनॉमी जो है वो पॉवर्टी में क्यों स्टक रहती है। तो उनको लॉजिक मिलता है कि भाई इनकम जो है वो लो है, इनकम हमारी जो है वो लो है, तो सेविंग भी क्या है, जीरो है, सेविंग जो है जीरो है। जब सेविंग जीरो के बराबर होगी, जब सेविंग जो है जीरो के बराबर होगी तो इन्वेस्टमेंट भी फिर जीरो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो जब इन्वेस्टमेंट जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ हमारा जीरो हो जाएगा, ग्रोथ इज जीरो, ठीक। तो अगर थोड़ा ग्रोथ हुआ भी तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पर कैपिटा इनकम वापस गिर जाता है, ठीक। थोड़ा ग्रोथ हुआ भी तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण हमें क्या होता है, इनकम फिर गिर जाता है, ठीक। तो इसी को उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी पॉवर्टी लेवल पर स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो इसी को रिचर्ड नेल्सन कहते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ओके। नेक्स्ट गुरनाल मेडाल सर्कुलर कॉजेशन, रिचर्ड नेल्सन लो इक्विलिब्रियम ट्रैप हमने देख लिया। अब हम आते हैं अपने फेज 5 पे। फेज 5 हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल 1960 टू 1970। ओके, स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल में का थीम क्या था, जो फेज 5 में आया है 1960 से 70 के बीच में जितने भी थ्योरी, उनका थीम मेन था कि दीज इकोनॉमिस्ट मूव्ड फ्रॉम वाई पुअर टू हाउ डेवलपमेंट एक्चुअली हैपन इंटरनली। ओके, अब देख रहे हो आप, वर्ल्ड वार वगैरह सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर से इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी दी है। अब ये इकोनॉमिस्ट जब आए थे तब ग्रोथ फेज था, तो उन्होंने ग्रोथ पे एनालिसिस किया कि भाई द इकोनॉमिस्ट मूव फ्रॉम वाई, मतलब क्यों लोग पुअर हैं, इससे कि अब हाउ डेवलपमेंट एक्चुअली हैपन। क्वेश्चन कितना ड्रास्टिक चेंज हो गया कि हम पुअर क्यों हैं, तो अब पूछने लगा कि कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, एक्चुअली कैसे इंटरनली डेवलपमेंट होती है, ठीक है। स्पेसिफिकली द शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ठीक। तो पहला इसमें आता है थ्योरी रेनिस फी का थ्योरी, जो कि एक्सटेंशन है लुइस मॉडल का, जो कि 1961 में आया था। तो जो लुइस का मॉडल है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो लुइस का मॉडल इनकम्प्लीट था, तो रेनी फी ने इसको एक्सटेंड करके क्या कहा कि एग्रीकल्चर सरप्लस मस्ट बी प्रोड्यूस फर्स्ट बिफोर लेबर कैन बी रिलीज टू इंडस्ट्री, ठीक है। मतलब कि रेनिस फी मॉडल जो है वो, मतलब पहले रेनिस फी जो है वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं ये कि लुइस मॉडल जो है रियलिस्टिक है या इनकम्प्लीट है, ठीक। तो उनको आंसर मिलता है कि लुइस मॉडल इनकम्प्लीट है भाई। तो वो क्या लॉजिक देते हैं, इकोनॉमिस्ट पूछते हैं कि आप कैसे कह सकते हो, तो वो लॉजिक देते हैं रेनिस पे कि लुइस ने बोला लेबर शिफ्ट करो, ठीक।
लुइस क्या बोलते हैं कि लेबर को शिफ्ट करो, बट अगर एग्रीकल्चर से लेबर हटा दिया तो क्या होगा, फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फूड प्राइसेस बढ़ेंगे, इंडस्ट्री जो है वेजेस बढ़ाएगी, ठीक है। तो क्या हो सकता है, ग्रोथ तो रुक ही जाएगी ना, ग्रोथ तो रुक सकती है इस कारण से। अगर हम एग्रीकल्चर से लेबर हटा के इंडस्ट्री में शिफ्ट कर दे, तो वही लुइस ने बोला था कि भाई अगर ऐसा कर दे, सॉरी लुइस बोलते हैं कि एग्रीकल्चर से लेबर हटा दो, इंडस्ट्री में शिफ्ट कर दो, तो रेनी फेई कहते हैं अगर ऐसा होगा तो फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इंडस्ट्री वेस्ट बढ़ा देगी और हमारी ग्रोथ जो होगी वो रुक सकती है, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन भी कुछ दिया होगा, तो तुम ही बता दो भाई, लुई जब गलत थे तो तुम बता दो। तो लुइस जब गलत थे तो उन्होंने बोला कि मैं सॉल्यूशन ये देता हूँ कि पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, फिर फिर क्या करो, लेबर को शिफ्ट करो, ठीक। तो फाइनल आइडिया उनका यही था कि एग्रीकल्चर स्ट्रांग होना जरूरी है बिफोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक। तो हम क्रक्स जान गए कि रेनी फेई क्या कहते हैं कि एग्रीकल्चर स्ट्रांग होना चाहिए बिफोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक। अब आते हैं हम हैरिस टोडारो के मॉडल पे, जो कि है माइग्रेशन मॉडल। ये कब आया है, 1970 में। हैरिस टोडारो का माइग्रेशन मॉडल कब आया है, 1970 में। ये क्या कहता है, इसका कोर आइडिया है कि पीपल माइग्रेट टू सिटीज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब इनटू अर्बन एरियाज, ठीक है, नॉट एक्चुअल इनकम। दिस क्रिएट रैशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली हैरिस टोडारो जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि लोग जो है सिटीज में माइग्रेट क्यों करते हैं इवन जब अनएम्प्लॉयमेंट हाई है। तो उनको आंसर मिलता है कि एक्सपेक्टेड इनकम के बेसिस पर डिसीजन वो लेते हैं, ठीक है। तो बिहाइंड इसके उनका लॉजिक ये था कि विलेज में जैसे होता है क्या है कि इनकम लो है, ठीक है, बट सर्टेन है। पर सिटी में क्या होगा कि जॉब मिले या ना मिले, अनसर्टेनिटी तो रहती है बट सैलरी हाई रहती है, ठीक है। तो लोग कैलकुलेट क्या कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड इनकम इक्वल टू पॉवर्टी इनटू वेज, ठीक है। एक्सपेक्टेड इनकम इक्वल टू पॉवर्टी इनटू वेज। अगर एक्सपेक्टेड इनकम ज्यादा है मींस माइग्रेट करेंगे, एक्सपेक्टेड इनकम ज्यादा है मींस कि वो माइग्रेट करेंगे फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ठीक है। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इससे क्या होता है और बढ़ता है, और माइग्रेशन रुकता नहीं है, ठीक है। तो माइग्रेशन एक्चुअल इनकम नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेड इनकम पे होता है, अंडरस्टूड। तो हैरिस टोडारो जो है माइग्रेशन मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई वो जो लेबर है वो इसलिए नहीं बढ़ रहे कि एक्चुअल इनकम ज्यादा है, वो एक्सपेक्टेड इनकम के बेसिस पे बढ़ रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि उनका वो माइग्रेशन तो मतलब अपना रोक नहीं रहे हैं, पर जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट है वो तो मतलब बढ़ाए जा रहे हैं, इनकम की अनसर्टेनिटी बढ़ाई जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इसका कोई सोल्यूशन तो खासा नहीं देते हैं, बस ये प्रॉब्लम ही बताना, यही सोल्यूशन है कि आप क्या करो, ठीक। अब आते हैं हम लोग किस पे, अलेक्जेंडर ग्रेस्क्रॉन की रिलेटिव बैकवर्डनेस, जो कि 1962 में दिया है उन्होंने। इनका कोर आइडिया था कि बीइंग अ लेट डेवलपर इज एक्चुअली एन एडवांटेज, यू कैन बारो टेक्नोलॉजी एंड यूज द स्टेट टू लीव फ्रॉग अर्ली डेवलपर। तो बेसिकली ग्रेस्क्रॉन ने कहा था कि भाई मैंने मतलब एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है इकोनॉमी में, वो कि लेट डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना वो डिसएडवांटेज में, वो पहले पूछते हैं कि भाई एक प्रॉब्लम है कि लेट डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डिसएडवांटेज में है क्या, तो उनको आंसर मिलता है नहीं, एक्चुअली ये एडवांटेज में है लेट डेवलपिंग कंट्रीज जो है। तो उन्होंने इसके पीछे क्या बताया रीजन, उन्होंने ये बताया कि ऑलरेडी जो डेवलप कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी बना दी है, पुअर कंट्रीज क्या करते हैं डायरेक्टली अडॉप्ट कर सकती हैं, इससे क्या होता है उनका टाइम सेव होता है, ठीक है। पर क्या होता है कि उसके लिए इंस्टीट्यूशन चाहिए, जैसे बैंक, स्टेट, ये सारे इंस्टीट्यूशन भी सही से वर्क करने चाहिए। तो उनका बेसिकली मीन था कि बैकवर्डनेस जो है उससे आप लूजर नहीं होते, इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी टू लीव फ्रॉग है, ठीक है। ये था अलेक्जेंडर ग्रेस्कॉन का रिलेटिव बैकवर्डनेस थ्योरी, जो कि 1962 में दिया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डिसएडवांटेज में नहीं अगर वो लेट डेवलप कर रही हैं, बल्कि डेवलप कंट्रीज के वो टेक्नोलॉजी बोरो करके खुद लीव फ्रॉग करके अर्ली डेवलपर से भी आगे बढ़ सकती हैं, अपॉर्चुनिटी है इनके पास, ठीक है। ओके, फिर आता है ग्रेस्क्रॉन के बाद फेज 6 पे आते हैं हम लोग। फेज 6 जो है पोस्ट कीन्सियन ग्रोथ मॉडल है, जो कि 1950 टू 1970s में आया है। इसका कोर थीम फेज 6 का पोस्ट कीन्सियन ग्रोथ मॉडल में ये था कि ये इकोनॉमिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं कीन्स को
सॉरी ये इकोनॉमिक्स जो है एक्सटेंड करते हैं कीन्स की दी हुई जो भी थ्योरी है, ठीक है, इनटू लॉन्ग रन ग्रोथ थ्योरी में, ठीक, उनको लॉन्ग रन ग्रोथ थ्योरी में, और ये फोकस करते हैं ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड मोनोपोली पावर, ठीक है। तो ओवरऑल पोस्ट कीन्सियन ग्रोथ मॉडल में जितने भी इकोनॉमिस्ट 1950 टू 70s में आए होंगे उन्होंने इस पे फोकस किया होगा। इन्होंने क्या किया होगा कि कीन्स के जो मॉडल है उसको लॉन्ग रन ग्रोथ मॉडल, लॉन्ग रन ग्रोथ थ्योरी में बदला होगा और उसमें फोकस किया होगा डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड मोनोपोली पावर। ओके, देन आते हैं हम रॉबिन्सन की मॉडल को, जॉन रॉबिन्सन, जो कि 1956 में उन्होंने दिया था, ठीक है। तो जॉन रॉबिन्सन का कोर आइडिया था कि ग्रोथ डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ कैपिटलिस्ट, ग्रोथ जो है वो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कैपिटलिस्ट लेता है, एंड देयर इज नो गारंटी द इकोनॉमी रीचेज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि इकोनॉमी जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जाके रुकेगी, ठीक है, या पाएगी। तो अगर हम बेसिकली देखें तो रॉबिन्सन जो है वो मैं ऐसी पढ़ती हूँ कि रॉबिन्सन जो है मान लो प्रॉब्लम के आइडेंटिफाई करते हैं। क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्रोथ का ड्राइवर कौन है भाई, हु इज द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो फिर उनको आंसर मिलता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही ग्रोथ का ड्राइवर है, ठीक है। तो इसके पीछे उन्होंने लॉजिक भी देते हैं या रीजन भी बताते हैं, क्या कि कैपिटलिस्ट डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं, ठीक है। अगर ऑप्टिमिस्टिक डिसीजन हुआ तो ग्रोथ आएगा, अगर पेसिमिस्टिक डिसीजन आएगा तो स्टैग्नेशन आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इससे फाइनल आइडिया क्या मिलता है हमें कि रॉबिन्सन कहना चाहते हैं कि ग्रोथ जो है डिपेंड करता है कैपिटलिस्ट के एक्सपेक्टेशन पे, दैट्स इट, ठीक। अगर कैपिटलिस्ट ऑप्टिमिस्टिक सोचेगा तो ग्रोथ होगा, नहीं पेसिमिस्टिक सोचेगा तो स्थिर रहेगा इकोनॉमी या पीछे जा सकता है, स्टैग्नेट की सिचुएशन पे चला जाएगा, ठीक है। ओके, देन आते हैं निकोलस कैल्डर जो 1957 में निकोलस कैल्डर अपना मॉडल देते हैं जिसका कोर